बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2025 यानी कि बीएसएससी बीएसओ की यानी कि बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं। आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, व्याख्या सहित पूरा मैं आपको यहाँ डिटेल में कवर करवाऊंगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो भर्ती 2025 में आई हुई है, यानी कि बीएसएससी बीएसओ की जो वैकेंसी 2025 में आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक को वॉल्यूम 1 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 1 को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के साथ ही उपयोगी पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत जो है, ध्यान रखिएगा, 4 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को, तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 4 एथलीटों को, ठीक है ना। और अर्जुन पुरस्कार से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है, तो 32। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, यहाँ से एथलीट का नाम भी पूछा जाता है। तो ये 4 एथलीट कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, इसमें मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, डी गुकेश हैं और प्रवीण कुमार हैं, जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। अच्छा प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन जो है मलेशिया में किया गया। कहाँ पर किया गया था, तो फ्रेंड्स मलेशिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा करके यह खिताब हासिल किया है, ठीक है ना। विजेता कौन सा देश रहा है, तो अपना प्यारा भारत रहा है, और हरा करके किसको विजेता बना, तो दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आई हुई है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे।
पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है ना। और अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये का बजट पेश किया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, 50.65 लाख करोड़ रुपये का, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और इन्होंने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार जो है बजट पेश किया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? अच्छा, अगर अभी की बात करते हैं, आज मैं जब ये वीडियो आपको बना करके बता रहा हूँ, उस समय तक भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? तो याद रखिएगा टोटल 89 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 89 रामसर स्थल हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको। और देखिए फरवरी 2025 में भारत के कितने 4 नए वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें झारखंड का उधवा झील है, तमिलनाडु का थेरथांगल पक्षी अभयारण्य है, उसके बाद देखिए सकरकोटई पक्षी अभयारण्य है, कहाँ का? तमिलनाडु का। और इसमें सिक्किम में खेचो ओपलरी वेटलैंड शामिल है, खेचे ओपलरी, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है बट आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लागू किया गया है, ठीक है। और इस योजना के द्वारा राज्य के ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, उनको राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में बजट पेश किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इस टनल के निर्माण की शुरुआत साल 2015 में ही हुई थी। 2015 में ही इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग है और यह समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत वाटिका। तो देखिए उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। यह धर्म, संस्कृति और पर्यावरण के रूप में एक प्रमुख पहल है और इस वाटिका में उन पौधों का संग्रह किया गया है जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे कि वेद, महाभारत, रामायण में पढ़ने को मिलता है। और यह वाटिका न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है बल्कि लोगों को भारतीय पौराणिक धरोहर से भी जोड़ती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 2023 के अनुसार इसमें अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले अगर शीर्ष 3 राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण, सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण में हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला, तो ये शीर्ष 3 हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। बट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, हाल ही में देखिए किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है, न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है, बताइए। तो देखिए, म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसमें भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जो था उसमें जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, ये इंडोनेशिया के महामहिम यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो गणतंत्र दिवस 2025 की थीम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास 2025 गणतंत्र दिवस की थीम थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। और देखिए, पद्म पुरस्कार पूछा गया यानी कि उसमें पद्म विभूषण हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा, पद्मश्री भी हो जाएगा, यानी कि इन तीनों पुरस्कार में जितने भी सम्मिलित बिहार से व्यक्ति हैं वो पूछा गया है कि कितने हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार से ऐसे 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं जिनको कि वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। इनमें से देखिए, एक व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है और उनका नाम क्या है? शारदा सिन्हा। इनको पद्म विभूषण दिया गया है कला के क्षेत्र में, और शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया है, किशोर कुणाल को पद्मश्री दिया गया है, 3 नाम हो गया। चौथा नाम देखिए, भीम सिंह भावेश को पद्मश्री दिया गया है, हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया है, निर्मला देवी, इनको जो है पद्मश्री दिया गया है कला के क्षेत्र में। और निर्मला देवी का संबंध जो है सुजनी कला से है। किस कला से है? सुजनी कला से, याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज को पद्मश्री दिया गया है। तो टोटल 7 हस्ती हैं बिहार से जिनको कि 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है, बताइएगा। इसमें से सही युग्म कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, इस तरह से लिखा रहता है मिल्पा, ठीक है ना, इस तरह से मिल्पा लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए बताइए कि इसमें से पूछा गया है कि सही युग्म कौन। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये मिल्पा जो है, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिल्पा। देखिए मिल्पा जो है ना, मिल्पा ये मैक्सिको का स्थानांतरणशील कृषि है, तो ये गलत हो गया। लद्दाख जो है ये मलेशिया का है, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चेना जो है ये बांग्लादेश का नहीं है, चेना श्रीलंका का है, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा सही युग्म है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है ये है आपका बेंगुएला जलधारा, बेंगुएला जलधारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अगर पूछा जाए कनारी जलधारा, कनारी, तो देखिए कनारी जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जो है ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। देखिए इरमिंजर जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा जो है ये भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर ठंडी पूछा गया था, तो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, मांडव पहाड़िया ये महाराष्ट्र गलत दिया गया है। मांडव पहाड़िया जो है ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात में है मांडव पहाड़िया, ये महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है।
बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद देखिए नल्लामलाई ये आंध्र प्रदेश में है, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। मांडव पहाड़ियाँ जो है ये गुजरात में है, ध्यान रखना है। तो सुमेलित नहीं कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए फिर से पूछा गया है सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक की व्यवस्था, ये सही नहीं दिया गया है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान है इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया गया था। और इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था, ठीक है। पृथक निर्वाचन पद्धति में प्रणाली में दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों को शामिल किया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है। नीचे दिए गए कूट से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता इनमें से सभी होगा। बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। तो इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना के साथ साझा करता है, बताइए। अच्छा, भारत के कितने अगर हम बात करें देशों के साथ सीमा साझा करता है स्थलीय सीमा, तो 7 देश के साथ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। बट ऐसा कौन सा राज्य है जो इसकी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगता है, तो फ्रेंड्स ये सिक्किम है, ठीक है ना। अच्छा, त्रिपुरा पूछा जाता है, बांग्लादेश से ये 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश से, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इसकी सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। असम की सीमा जो है ध्यान रखिएगा ये भूटान और बांग्लादेश की लगती है। और इसमें से अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स हेमिस जो है ना ये कर्नाटक में नहीं है, हेमिस लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में नहीं है, दर्रा जो है राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर, तो फ्रेंड्स देखिए दूध सागर जो है ना ये मांडवी नदी पर है और ये कहाँ पर है, तो ये गोवा में पड़ता है, ठीक है, गोवा में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा, एक कुंचिकल जलप्रपात है वो कर्नाटक में पड़ता है वराही नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अगला प्रश्न है कि ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स ये जो है स्लोवाकिया की राजधानी है, स्लोवाकिया, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोसोवो जो है ये कहाँ की राजधानी है, तो ये प्रिस्टीना की, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है, ठीक है। कोसोवो की राजधानी जो है कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रिस्टीना है, प्रिस्टीना, ठीक है। अच्छा, माल्डोवा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है किसिनेव है, ठीक है। मैसेडोनिया की राजधानी कहाँ पर है, तो स्कोपजो है, स्कोपजे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों और उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए गलत पूछा गया है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में 175 सही है, उड़ीसा में 149। तो फ्रेंड्स देखिए उड़ीसा में 149 नहीं है, 147 है, तो यहीं गलत दिया गया है। तेलंगाना में 119 सही दिया गया है, ठीक है। और हरियाणा में कितना, तो हरियाणा में आपका 90 हो जाएगा। और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका आर्टिकल 334 है, ठीक है ना, आर्टिकल 334 के तहत, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। चलिए देखिएगा इनमें से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको पता है ना कि ये किस सूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है ना। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, उसी में है। बताइए इनमें से कौन सा संघ सूची का भाग है? तो फ्रेंड्स ये अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ठीक है ना, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? बताइए। तो फ्रेंड्स ये 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में, ठीक है ना, इसमें जो है 77वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए। संविधान के प्रारूप सभा के समिति के सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से अगर हम बात करते हैं तो 7 सदस्य थे और इनमें से कौन नहीं थे? तो एस वरदाचारी नहीं थे, ठीक है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए देखिएगा मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? मोढेरा गांव, तो मोढेरा गांव जो है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के मेहसाणा जिला में पड़ता है और यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तो ऑप्शन ए कौन सा सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिएगा कि किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था? बताइए। देखिए फ्रेंड्स बैंकिंग सुधारों पर नरसिम्हम समिति के द्वारा तरलता समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को सिफारिश की गई थी और इसे 1998 में जो है आरबीआई के द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम अवस्थित है? बताइए शेषाचलम जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, डायरेक्टली याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, क्लियर। चलिए आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विशु उत्सव को नववर्ष के रूप में किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? विशु उत्सव को, तो विशु उत्सव को केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है और ये सामान्यतः अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा नुआखाई एक है, नुआखाई यहाँ मैं लिख देता हूँ। नुआखाई कहाँ पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा में, ठीक है ना। गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र में, ठीक है। उगादी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और विशु केरला में मनाया जाता है। चलिए देखिए उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है मूल्यह्रास। क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। चलिए पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था यह नारा किसने दिया था? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था और इन्होंने यह नारा जो है 1973 में जो है चिपको आंदोलन के दौरान दिया था। याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, ठीक है। चलिए देखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट, बताइए। HDI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इसी के द्वारा जो है ये आपका प्रकाशित किया जाता है और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में
HDI बनाया था, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से देखिएगा कि कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दलहन को शामिल किया गया है। इसमें तिलहन नहीं है और इसको जो है 2007 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर। चलिए देखिएगा, विलायत खां क्या बजाते थे बताइए। विलायत खां, तो यहाँ पर देखिएगा विलायत खां आपके सितार वादक थे। ठीक है, लतीफ़ खां तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, अमजद अली खां पखावज नहीं बजाते हैं। ये आपके अमजद अली खां जो हैं ये सरोद वादक हैं, सरोद वादक। ठीक है ना, सरोद वादक हैं। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलोर्डा कप जो है इसका संबंध किस खेल से है। एलोर्डा कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से है। ठीक है, अच्छा रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, ये बड़ा पूछा जाता है। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, अच्छा राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। नादिर उल अस्र की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था किसको? उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र का उपाधि दिया था। और अबुल हसन को, याद रखिएगा, अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। नादिर उल जमा की उपाधि दिया था अबुल हसन को। ठीक है, और नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब? ये बन सकता है प्रश्न। तो 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठों की हार हो गई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए पानीपत की तीसरी युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है, चलिए अब देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था ये भी जान लीजिएगा। 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीतता है और भारत में मुगल सत्ता को स्थापित करता है। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और किसके बीच में? हेमू के बीच में। ठीक है, चलिए बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में, और रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका 1911 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है बताइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए चंपारण सत्याग्रह को दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है ना, और इसे ही प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से चंपारण आने की न्योता देते हैं। जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें ये मिले थे और यहाँ की किसानों की दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था और उनको निवेदन किया था, निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। यहाँ पर महासचिव पूछा गया है, तो मोतीलाल नेहरू जो थे ये महासचिव थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। देखिए खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खुदाई खिदमतगार, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए पहला हुआ था राजगृह में अजात शत्रु के समय में, दूसरा हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था दूसरा? वैशाली में। किसके समय में? तो कालाशोक के समय में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में
कनिष्क के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं परिपूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक के द्वारा किया गया था? जो सोने के सिक्के थे, तो भारत में देखिए जो सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के थे, इनका प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था, परंतु स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलन कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुषाण शासकों के द्वारा। और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुषाण था, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। इसी के समय मैंने बताया था कि चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? एक सिजदा प्रथा था और एक पैबोस प्रथा था। आपने पढ़ा भी होगा, सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है बलवन ने किया था, बलवन ने। बट देखिए ये सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने समाप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां ने। चलिए उसके बाद देखिए अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, ध्यान रखिएगा, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी का मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को। और अष्टदिग्गज जो थे ना, ये कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। ये 8 महान तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, ठीक है ना, जिनको कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? बड़ा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये तुलुब वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय की एक रचना है आमुक्त मल्याद, और एक और रचना है जामवती कल्याणम। आमुक्त मल्याद मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ, अमुक्त मल्याद, ठीक है ना, एक ही में होगा बट यहाँ पर स्पेस नहीं है, अमुक्त मल्याद। और एक है जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। ये रचना किसकी है? तो कृष्णदेव राय की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहाँ पर दिया गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी में। चलिए उसके बाद देखिए एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये होता है एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। चलिए उसके बाद देखिएगा कूलम्ब के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल बताइए। तो देखिए कूलम्ब के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कूलम्ब के नियम के अनुसार अगर बात करते हैं तो विद्युत बल आवेशों की परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और विद्युत बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करने के लिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक एमीटर होगा, एमीटर यहाँ मैं लिख दूँ एमीटर, या इस तरह से अभी लिखा मिलेगा आपको एमीटर। ठीक है ना, एक ही बात है। तो इसका प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, बस विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स ये डायनेमो है, सिंपल सा है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। ठीक है ना, अच्छा विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए, और इंजन जो है ये उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, ध्यान से देखिए, नहीं है आसंजक बल, और एक होता है ससंजक बल। ठीक है ना, एक होता है ससंजक बल और एक होता है आसंजक बल। अब देखिए आसंजक बल पूछा गया है कि उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है,
और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षक बल है वो असंजक कहलाता है, बट एक ही पदार्थों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षक बल है उसको सहसंजक बल कहा जाता है। और इसमें से पूछा गया असंजक बल का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी, जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना। ठीक है, ये आपका उदाहरण है सहसंजक का, न कि असंजक का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है। तो बहती हवा में केवल गतिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, स्लोली ऊपर चढ़ता है, तो मौसम की स्थिति कैसी होगी। तो जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। पाठ्यांक धीरे धीरे जब नीचे गिरता है, स्लोली नीचे गिरता है, तो वर्षा होने की संभावना होती है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन जो था ये सेक्रेटिन हार्मोन था। ठीक है ना, सेक्रेटिन हार्मोन था। बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, सेक्रेटिन हार्मोन था। ठीक है, सेक्रेटिन हार्मोन पूरे शरीर में पानी के होम्योस्टेसिस को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस रक्त समूह को ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है। एंटीजन अनुपस्थित होता है। देखिए, ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना, ध्यान दीजिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, पहले ध्यान से सुन, पहले ये जान लीजिए एंटीजन अनुपस्थित होता है किसमें, तो ब्लड ग्रुप ओ में। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। एंटीजन अनुपस्थित होता है ओ में, और ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी किस में अनुपस्थित होता है, तो ए बी में। ठीक है, चलिए। अच्छा, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो इसमें से आपका सबसे बड़ा एसिटोबुलेरिया। ठीक है ना, एसिटोबुलेरिया ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, अगर पूछेगा कि कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तब लीवेनहॉक ने किया था। किसने, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था, ध्यान रखना आपको। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़ा संघ, ये सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो दूसरा सबसे बड़ा मोलास्का है। ठीक है ना। अच्छा, ये आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आता है, तो झींगा, केकड़ा, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मोलास्का में जो सीप घोंघा होता है, सीप घोंघा, ये सब मोलास्का ग्रुप में आता है। चलिए, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुर्कुमिन के कारण होता है। ठीक है ना, कुर्कुमिन नामक वर्ण के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। सेब का रंग लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण। सेब का रंग, या पूछेगा प्याज का रंग लाल होता है किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का रंग होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है, लाइकोपिन के कारण। और गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताइए। अच्छा, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक होता है प्रोकैरियोटिक जो प्रश्न पूछा गया है, एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है, मीसोसोम करता है। कौन करता है, मीसोसोम करता है। और यूकैरियोटिक में पूछेगा तो यूकैरियोटिक में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर के खाद्य पदार्थों में संचित होती है। तो फ्रेंड्स, ये रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होकर के खाद्य पदार्थों में संचित होती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप इसे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी के लिए किया जाता है। तो देखिए डीपीटी की बात करते हैं ना, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है और टिटेनस तो अंग्रेजी में पर्टूसिस याद रखिएगा और हिंदी में काली खांसी। ठीक है, अच्छा बीसीजी का टीका किस में दिया जाता है। बीसीजी का टीका तो ये क्षय रोग में, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्षय रोग, टीबी की बीमारी में बीसीजी का टीका दिया जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तो फ्रेंड्स ये जयपुर में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद कहाँ पर है, जयपुर में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में। देखिए आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोसले ने बनाया था वो परमाणु संख्या के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना है। क्या है कि हेनरी मोसले के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या के, देखिए निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन, तो उबला हुआ पानी ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम नंबर, उसके बाद देखिएगा दिगंशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर और चक्रण। ठीक है ना, चक्रण क्वांटम नंबर। चलिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाँ नीचे दिए गए विकल्प में कौन धातु तत्व नहीं है। तो बिल्कुल आयरन है, कॉपर है, मरकरी धातु है, सल्फर धातु नहीं है। सल्फर धातु नहीं है, इसको एस से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, परमाणु संख्या। चलिए देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन दिया गया है और ये नाइट्रोजन दिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया ये किसके उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ये उदाहरण किसके हो जाएंगे, समभारिक के, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 यहाँ पर भी है एटॉमिक मास और नाइट्रोजन में भी 14 है, तो ये समान भार है इनका, तो इसीलिए इनको समभारिक बोलते हैं। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही हो किंतु परमाणु संख्या, देखिए नीचे वाला परमाणु संख्या है 6 और 7, ये भिन्न भिन्न हो तो उनको समभारिक कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है। बीटा कण जो है ये ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी हुई होती है, तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, ऋणात्मक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को, तो CaCO3 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए 75 तक जो थे जीके जीएस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, और देखिए 76 से लेकर के, ठीक है ना, 76 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। अब देखिए इनका मैं सॉल्यूशन के साथ आपको PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, और मैथ और रीजनिंग का प्रश्न वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए, डेली मैं एक सेट आपको करवाऊंगा, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए।